हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लास के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 13 पे। और ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे सदिश समष्टि के आधार पर उदाहरण, एग्जांपल्स ऑन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। इसमें हमने 3 एग्जांपल लिया है, तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा जो कि बहुत बार आ चुका है। तो दर्शाइए कि ये सदिश 100 110 1 R3R का एक आधार है। ठीक है, इसमें इसका फील्ड क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आधार है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है। अगर आधार है, जो वेक्टर दिया है वो अगर आधार है किसी वेक्टर स्पेस का, तो वो क्या होगा, पहले तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब उसके जितने भी कांस्टेंट मिलेंगे उसमें हम जो लेंगे लिनियर कॉम्बिनेशन में, जितने भी कांस्टेंट होंगे सब जीरो होने चाहिए। दूसरा चीज, उसका जो लीनियर स्पान बनेगा वो वी के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं वो वी को जनरेट करने चाहिए। ठीक है, वी के किसी एलिमेंट को जनरेट करने चाहिए, मतलब वी को जनरेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया गया इसमें। देखो, इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं एस में, एस सपोज कर लेते हैं, जो वेक्टर दिए गए हैं उसके हमने एस सपोज कर लिया। इसमें 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 एलिमेंट्स हैं, इसमें ऐसे वेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो ना मान लेते हैं कि A1 A2 A3 बिलोंग करता है R में। हमने 3 कांस्टेंट सपोज कर लिए। अब इसको हम इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो A1 A2 A3 है वो 0 होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये राइट साइड में क्या है, ये एक जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ जब A1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा हम लोग को, A1 0 0 ऐसा वेक्टर मिलेगा, प्लस A2 A2 0 प्लस A3 A3 A3। इस प्रकार से हमें वेक्टर मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जब तीनों को ऐड करेंगे, इसके फर्स्ट कंपोनेंट में है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट में A2 है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट में A3 है। तीनों को ऐड करने पर फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। वैसे ही इसके सेकेंड कंपोनेंट में क्या है, 0 है। इसको हमें A1 को, A2 के फर्स्ट कंपोनेंट में इसमें A2 है, A2 ले लिया हमने, और इसमें भी सेकंड कंपोनेंट में क्या है, इसके सेकंड कंपोनेंट में A2 है, सेकंड कंपोनेंट में A3 है, तो A2 प्लस A3 आ गया। इसके थर्ड कंपोनेंट में 0 है, इसके थर्ड कंपोनेंट में 0 है, इसके थर्ड कंपोनेंट में क्या है, A3 है, तो यहाँ पे आ गया A3। तो हमें एक यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 मिला। वैसे ही A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और A3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A3 का तो इक्वल टू तो 0 मिल गया है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो A2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब A2 और A3 0 मिल गया, तो A2 और A3 को 0 पुट कर दो, A1 मिल जाएगा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सारे जो कांस्टेंट है, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था उसके कांस्टेंट, वो सभी के सभी क्या है, 0 है। अतः जो दिया गया वेक्टर है वो कैसा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर है उसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें, और उसका अगर डिटरमिनेंट निकाल लें और वो नॉन जीरो आ जाए। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने पर ये बस मल्टीप्लाई होगा, बाकी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जो कि नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो होगा तो उसका रैंक 3 हो जाएगा, और रैंक 3 होगी तो उसकी अज्ञात राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, A1 A2 A3 हो जाएंगी। और यहाँ पे इन समीकरणों का एकमात्र हल होगा A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0। मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो आएगा तब। ठीक है, अदरवाइज आप यहां से निकाल ही सकते हो, ये और आसान हो जाएगा। सारे एलिमेंट को निकाल ही लो आप, सारे वैल्यू को, तो और आसानी से निकल जाएंगे। और अगर नहीं निकालना है आपको तो डायरेक्टली आप उसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, और उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है मतलब कि उसके जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सभी 0 होंगे। फलतः एस क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। पुनः सदिश R3 की विमा क्या होगी, 3 होगी। ठीक है,
अभी हम बेसिस प्रूफ नहीं किए इसमें, हमें अभी इसको बेसिस प्रूफ करना है, मतलब आधार इसको हमें प्रूफ करना है। आधार प्रूफ करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि वो उसकी विमा कितनी है, इसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, अतः प्रमेय 3 से रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय R3 के लिए, अच्छा यहाँ पे ऐसे प्रूफ हो गया करके बोल दिया गया है, हम इसको निकाल भी सकते हैं। हमें करना क्या है, दूसरा चीज कि ये जो एल एस है वो वी के इक्वल होना चाहिए, या फिर एस के जो एलिमेंट है वो वी के एलिमेंट को जनरेट करने चाहिए। तो हम एक मान लेते हैं अल्फा जो कि बिलोंग करता है वी में। अब अल्फा को हम मान लेते हैं इसमें क्या सपोज कर ले, इसमें ए बी सी सपोज कर लेते, ठीक है। ए बी सी हमने सपोज कर लिया। अब इस ए बी सी को जो यहाँ पे वेक्टर हुए हैं उस वेक्टर से ये एबीसी जनरेट होने चाहिए, मतलब उसके इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ और मान लेते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से उसके जो एलिमेंट होंगे वो एबीसी के इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक्स और 1 0 0 प्लस वाई 1 1 0 प्लस जेड 1 1 1। अब यहां से हमें क्या लाना है, एक्स वाई जेड में हमें अगर ए बी सी जैसा कुछ वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास में प्रूफ हो जाएगा कि ये जो वेक्टर है वो वी के वेक्टर को जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब ए बी सी को जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे वी को जनरेट कर पा रहे हैं, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल एस जो है वी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलो कंपेयर करते हैं दोनों साइड को, तो क्या मिलने वाला है हम लोग को जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो ए इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा प्लस वाई मिल जाएगा प्लस इक्वल टू हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। उसके बाद में b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो x में तो x तो नहीं मिलेगा, b इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और c इक्वल टू क्या मिलेगा, एक मिनट, ये a इक्वल टू मिल गया, इसको अलग से लिख लेंगे, b इक्वल टू और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिर्फ z मिलेगा क्योंकि x और y जीरो हो जाएंगे, तो z मिल जाएगा। a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, b इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और c इज इक्वल टू जेड, इसको अलग से लिख लेते हैं, एक मिनट। देखिए इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी, अभी हमने लिया, ये किस कौन जनरेट करेगा इसको, एक्स 1 0 0 प्लस वाई 1 1 0 प्लस जेड 1 1 1, ये ए बी सी को जनरेट करेगा। और ए बी सी किस में बिलोंग करता है, ये जो वेक्टर है बिलोंग करता है वी में, मतलब कि ये जो तीन वेक्टर हैं वो वी को जनरेट कर पा रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इसके इक्वल में ही आ जाता है तो। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला, बी इज इक्वल टू क्या मिला, वाई प्लस जेड मिला, और सी इज इक्वल टू क्या मिला, सिर्फ जेड मिल जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, देखो जेड इक्वल टू सी मिल चुका है, हम देखते हैं इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू वाई प्लस सी, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या मिल गया, b माइनस सी मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू b माइनस सी प्लस z इक्वल टू सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू क्या मिला, साइड चेंज करने पर x इक्वल टू a माइनस बी मिला, ठीक है, a माइनस बी मिल गया। तो z तीनों की वैल्यू अब मिल चुकी है। तो अब देखो एक्स वाई जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, जो ए बी सी को जनरेट करेगा। तो देखो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये इसको मिलाने पर ए बी सी आता है। तो देखो यहाँ पे एक्स 1 0 0 प्लस वाई 1 1 0 प्लस जेड 1 1 1। अब एक्स वाई जेड में हमारे पास क्या आ गया है, एक्स की जगह पे ए माइनस बी प्लस अच्छा यहाँ पे 1 0 0 प्लस y की जगह पे b माइनस सी 1 1 0 प्लस जेड की जगह पे c, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी कौन था, मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी 0 0 प्लस b माइनस सी और यहाँ पे 0 प्लस सी सी। अब देखो सभी को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और इसमें
प्लस बी माइनस सी, और इसमें सी प्लस सी, कॉमा यहाँ पे 0 है, 0 प्लस बी माइनस सी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और कॉमा ये 0, ये भी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सी। तो अब देखो सबको मिला करके क्या बनता है, बी और बी कैंसिल हो गए, सी और सी कैंसिल हो गए, ए आ गया, ठीक है। इसमें सी और सी कैंसिल हो गए, बी आ गया, इसमें सी है, तो यहाँ पे आ गया। हम इस 3 वेक्टर से हमने ए बी सी को जनरेट कर लिया। अब ए बी सी में आप कोई भी एलिमेंट लो, हम वापस एक किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इंप्लाई करता है कि एल एस इक्वल टू वी। और जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो क्या होता है, एक तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया एस, और एस जो कर पा रहा है, एस के जो एलिमेंट है वो जनरेट कर पा रहे हैं वी को, मतलब कि एल एस इक्वल टू वी भी हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, वो R3R के आधार हैं, ठीक है। R3R का एक आधार है, एक बेसिस है ये, ठीक है। बस आपको यही करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया, और उसके बाद में एल एस इक्वल टू हमने वी प्रूफ किया, मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो वी को जनरेट कर पा रहे हैं, ये हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फलतः R3 के लिए S जो है एक आधार है, ठीक है। R3 क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर जो है R3 है। देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, दर्शाइए कि 2 1 4 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 2 R3 के लिए एक आधार निर्मित करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है हम लोग को, कि हमें ये जो 3 वेक्टर है उसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या था, लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का, ये जो स्केलर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, वो स्केलर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे। अगर वो नॉन जीरो आता है, मतलब कि सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से करके, जिससे हमें A1 A2 A3 0 मिल जाएंगे। अदरवाइज आप निकाल सकते हो, यहाँ पे कुछ साइड चेंज कर करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे A1 को इसमें रख दिया हमने, तो A2 और A3 का फॉर्म आ गया, इस A1 को इसमें भी रख दिया हमने, तो A2 और A3 का फॉर्म आ गया, और A2 A3 से हम निकाल सकते हैं A3 या फिर A2 की वैल्यू, तो आप वहां से निकाल सकते हो, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, A1 A2 A3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो मिलता है, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो आ गया, तो आप डायरेक्टली बोल दिए कि ये जो समुच्चय है वो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल एस इक्वल टू वी भी प्रूव करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक ए बी सी लोगे जो कि बिलोंग करता है वी में, और उसके बाद में एक्स जो है, एक्स 2 1 4 2 1 4 प्लस वाई 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 प्लस जेड 3 1 माइनस 2। अब यहां से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, और एक्स वाई जेड अगर ए बी सी के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं वो एबीसी को जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब वी को जनरेट कर पा रहे हैं। एस के जो वेक्टर एलिमेंट है वो वी को जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब कि एल एस इक्वल टू वी हो गया। जब ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि R3 के लिए एस जो है एक आधार है, ठीक है। तो आपको इसको प्रूफ करना है। अब देखिए अगला। अब ये तो हमने देख लिया जो आधार है, अब आधार नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 1 2 1 2 5 5 3 4। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमें इसको प्रूफ करना है कि अच्छा इसमें इसमें देखना है कि आधार बनाता है या नहीं बनाता है, ये हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ R3 इज इक्वल टू 3 होता है। यदि दिए हुए समुच्चय का, यदि दिए हुए सदस्यों का समुच्चय Li है, तब यह R3 का आधार होगा, अन्यथा नहीं। हमें ये देखना है कि ये जो हम स्केलर लेंगे वो क्या नॉन जीरो मिलते हैं या फिर पूरे के पूरे जीरो मिलते हैं। अब यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट बना के, जैसे इसमें हमने इस प्रकार से कंपेयर करने के बाद हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा, इसको हमने डिटरमिनेंट बना दिया। जैसे यहाँ पे 1 1 5 हो गया, 1 1 5 1 2 3 1 2 3 और 2 5 4, ठीक है। डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही सकते हो आराम से। तो 1 यहाँ पे 4 माइनस 15, अच्छा 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 15 आ गया, तो माइनस यहाँ पे मेरे 7 मिल गया, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 6, देखो 1 इंटू यहाँ पे 4 माइनस 6, तो माइनस 2 मिल गया, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा।
प्लस यहाँ पे 5 माइनस 4 1 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 + 2 7 हो गया, -7 0 मिल गया, मतलब डिटरमिनेंट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब ये कभी भी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं होगा, लिनियरली वेक्टर होगा। और जब ये लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा तो ये कभी भी आधार नहीं बनाएगा, ठीक है, आधार नहीं बनाएगा। हमेशा इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तभी ये आधार बनाएगा, इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये आधार नहीं बनाएगा। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहीं पे इंप्लाई कर सकते हैं, ये जो वेक्टर्स हैं वो कभी भी आधार नहीं बनाते हैं, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हैं, इसकी वैल्यू, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, देखो समीकरण नंबर 2 ये वाला है, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 1 है। तो जब दोनों को घटा देंगे तो 2 ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a2 - a2 = a2 मिलेगा, और यहाँ पे 3a3 - 5a3 मतलब -2a3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक 2a2 - a2, तो क्या मिल गया, -a2 और -2a3। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, a2 = a3 मिल जाएगा, ठीक है, 2a3 मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा मिला। उसके बाद में तथा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया गया, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दिया, दो यहाँ पे 2a1 2a2 + 10a3 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, 2a1 + 2a2 + 10a3 मिल गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 जो मिला है हमें यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 है, इन दोनों से अगर माइनस कर दिया जाए तो फर्स्ट मतलब a1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2a2 - 6a3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो तो a2 = 2a3 मिल गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है समान दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला था, जब इन दोनों को हमने माइनस किया था, 1 मिनट, यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने माइनस किया तो क्या मिला था हम लोग को, ये 0 हो गया था। यहाँ पे 2a2 - a2 = a2 मिल गया था, माइनस इसमें इसको माइनस किया तो -2a3 मिल गया था, = 0। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये जाएगा प्लस। जब साइड चेंज करेंगे तो 2a, अच्छा साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, a2 - 2a3 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। और सेम इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे भी प्राप्त होता है। जब दो इक्वेशन सेम होते हैं तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, क्योंकि a2 जो है अब डिपेंड करता है a3 पे, ठीक है, 2a3 पे डिपेंड करता है, a3 जितना भी लेंगे उतना ही वहां पे a2 आते जाएगा। तो यहाँ पे a3 अगर इक्वल टू हमने 1 ले लिया, a3 = हमने 1 ले लिया, तो a2 = क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मतलब नॉन जीरो मिल गया। और इन दोनों को रखने पर हमें क्या मिल गया, a1 = 7 मिल गया। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, a3 = 1, a3 = 1 और a2 = 2 रख दो, तो a1 निकल जाएगा प्लस a2 = 2, और यहाँ पे a3 = 1, तो 5 ही आ गया, यहाँ पे 0, a1 = -7 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे जो स्केलर हैं वो क्या मिल गया हमारे पास में, नॉन जीरो मिल गया था। समीकरणों 1 2 तथा 3 से 3 का हल 69 है, नॉन जीरो मिल रहा है, ठीक है, इसका जो हल है वो नॉन जीरो है, मतलब जितने भी स्केलर है वो नॉन जीरो मिल रहे हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, अतः दिया समुच्चय क्या होगा, रैखिकता परतंत्र होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा, इसलिए यह R3 का आधार नहीं बनाएगा। आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है कि LS = V होगा कि नहीं होगा, आप यहीं से बोल सकते हैं कि कभी भी उसका आधार नहीं बनाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ से हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है, और इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हो सकता है हम एनालिसिस स्टार्ट करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।